हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। हमारा चैप्टर जो है आप लोगों का 6th क्लास 9th एनसीईआरटी से चल रहा था। 6th चैप्टर साइंस का, और बायोलॉजी से देखें तो 2nd चैप्टर आपका चल रहा है टिश्यूज़। अब इसमें हमने बहुत कुछ बिगनिंग में डिस्कस किया। इससे पहले जो वीडियोज़ उसमें हमने पढ़ा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि कितने टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, क्या एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ सिमिलर होते हैं। तो हमने कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए थे जिसमें हमने देखा था कि वाई बोथ आर डिफरेंट, है ना। दोनों टिश्यूज़ आखिर क्यों डिफरेंट होते हैं, उनके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस हो चुका है, जिसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। प्लांट टिश्यूज़ की एक टेबल भी मैंने बताई थी आपको उस वाले वीडियो में, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और लर्न करने के लिए, क्योंकि टिश्यूज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो टिश्यूज़ को लर्न करने के लिए भी बहुत अच्छी टेबल थी वो मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर दी है। तो जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा है वो लॉस में चल रहे हैं, उन्हें वो वीडियो देख लेनी है। उस वीडियो में इसका डिस्कशन प्रोवाइडेड है, पूरा डिस्कशन है, और साथ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई है उस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सेल चैप्टर तो पहले से अपलोडेड है, ठीक है। अब हम टिश्यूज़ के साथ आगे के चैप्टर्स भी अपलोड कर देंगे बायोलॉजी के। अब यहाँ पे हम एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे, और इस वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको एक टेबल एनिमल टिश्यूज़ पर भी प्रोवाइड करूँगी, अभी बताऊँगी कि कैसे आपको वो टेबल बनानी है और क्या चीज़ें हैं एसेंशियल जो आपको उसमें लिखनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। साथ ही में एक सजेशन भी है मेरा आपसे कि आप सभी को हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमें कमेंट भी करना है कि वीडियोस कैसी बन रही हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, क्योंकि नए नए चैप्टर डेली लगभग अपलोड हो ही रहे हैं। और एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे हम आपका 9th का, 10th का, 11th का, 12th का पूरा एनसीईआरटी कवर करना है हमें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कंपटीशन को अगर आप सीख कर रहे हो तो फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पता हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज़ को। प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, आप सबको याद होना चाहिए। प्लांट टिश्यूज़ की टेबल मैंने प्रोवाइड की थी, है ना। एक बार कोई रिकैप कर लेते हैं उस टेबल का। और साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जिन बच्चों ने देखा नहीं है वो लॉस में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ बताया था मैंने, कुछ फंक्शंस भी, स्पेसिफिक फंक्शंस जो आपको गिवन नहीं है बुक में, वो भी मैंने साथ साथ में बता दिए मेरिस्टेमेटिक के, और भी जो हमने पढ़ा था उसको। एक बार फिर से प्लांट टिश्यूज़ को रिकैप करते हैं, फिर एनिमल टिश्यूज़ की ओर चलते हैं। तो ये आपका स्नैप रिकैप है। हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक मीन्स ग्रोइंग, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और परमानेंट वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मॉडिफाई हो जाते हैं, वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका फंक्शन भी परमानेंट होता है और उनकी ग्रोथ भी नहीं होती। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक में एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम को डिस्कस किया था। परमानेंट में हमने दो तरह के परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट को फिर 3 में बाइफरकेट करने के लिए मैंने आपको कहा था, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स को जाइलम एंड फ्लोएम में, जो कि वेस्कुलर बंडल का भी पार्ट है। और साथ में हमने कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की भी डिस्कशन किए थे, है ना। आपको याद है वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से थे? एक हमने जो है कॉर्क डिस्कस किया था उसमें, है ना, और एक हमने एपिडर्मिस डिस्कस किया था। ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ थे प्लांट्स में, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। थोड़ा बहुत आपको इसका पहले से पता होगा, मैं इसको और मतलब आपको डिटेल में बता रखा है इस चैप्टर में, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? हम देखते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम अपने चेस्ट की मूवमेंट देख सकते हैं, है ना। जब हम हैंड को वेव करते हैं या किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम मूवमेंट को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? आखिर ये बॉडी पार्ट्स मूव कैसे कर सकते हैं? हाउ फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। और इनके लिए हमारे पास क्या होता है? मसल सेल्स। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। और यही मसल सेल्स जो होती हैं, इनके कंट्रैक्शन से और इनके रिलैक्सेशन से जो है मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, देखो स्टमक का एक पोर्शन है, इसको आपको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। इस तरह से होता है ये पूरा का पूरा, देखो आप अलग अलग लेयर्स देख सकते हो, और ये आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखाया जाएगा, स्कूल में भी। स्मूथ मसल फाइबर्स मैंने बताया था, ये आपका सेल्स में भी आया था, स्मूथ मसल्स, आपको याद है? मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है, जो बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता है। ये हो गया स्मूथ मसल फाइबर्स, और ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया स्मूथ मसल फाइबर का डायग्राम। इस तरह का होता है आपका स्मूथ मसल फाइबर। लोकेशन ऑफ
मसल फाइबर्स। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको ये पिक्चर बताऊंगी फिर से कैसे क्या बताएगा आपको। इसमें एक्चुअली आपको मसल दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे स्टमक में फूड की मूवमेंट हो सकती है, फूड मूव करता है हमारे स्टमक में, तो कैसे मूव करता है, बिकॉज ऑफ दीज मसल्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। इसके बाद हम देखते हैं, ये मसल फाइबर्स होते हैं हमारे स्टमक में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे, अच्छा मुझे आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड करना है, अभी एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करने से पहले बता दूंगी, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। हम जानते हैं कि ये सबसे पहले कहाँ, लंग्स में एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे बॉडी सेल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है सारे बॉडी सेल्स में वो ट्रांसफर हो जाता है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, सेल्स को आखिर ऑक्सीजन क्यों चाहिए। द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पिछले वाली वीडियो में ऑर्गेनल्स जो हमने डिस्कस किया था, सेल ऑर्गेनल्स, उसमें हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको पता होना चाहिए। द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने बताया था। जिन बच्चों ने पिछले वाली वीडियोस देखी हैं उनको तो याद होना चाहिए, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लो क्योंकि फिर तुम्हारा छूट रहा है। The functions of mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell and also mitochondria undergoes aerobic respiration. We studied earlier provide a clue to this question. इससे हमें समझ में आ रहा है, हमने डिस्कस किया है ऑक्सीजन की क्या नीड होती है जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था। यही आपको बुक में बता रहे हैं कि इसी से आपको एक क्लू मिलता है इस क्वेश्चन का कि हमें आखिर ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। Blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all cells. It also collects wastage from all parts of the body and carries them to liver and kidney for disposal. तो इस तरह से ब्लड के बारे में बताया गया कि ब्लड फ्लो करता है और बहुत सारे सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करता है। जैसे कि आप वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, फूड को कैरी करता है, हर सेल्स तक पहुंचाता है, वेस्टेज को वो कलेक्ट करता है और उसको भी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट्स तक जो है वेस्टेज को कलेक्ट करना उसका काम है, हर जगह से वेस्ट को कलेक्ट करना और फिर उनको लीवर और किडनी में डिस्पोजल के लिए। किडनी में कैसे, जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्टेज और अमाइनो एसिड्स वगैरह जितने भी जो वेस्ट बन जाता है, जो हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाता है, वेस्ट बन जाता है, तो उसको क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है। तो उसको डिस्पोज करने के लिए लीवर या फिर किडनी में जाता है, ठीक है। अभी लीवर और किडनी का तो हमें पता है यूरिन के थ्रू वो डिस्पोज जाता है और लीवर में भी एक्चुअली बाइल और तरह से जो है ये डिस्पोज होने का मैकेनिज्म लीवर में होता है, स्टोर भी लीवर में होता है खाना। तो ये आप अभी आगे डिस्कस करेंगे, हम आगे चैप्टर्स में आएगा ये आपका, ठीक है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड और मसल्स दोनों टिश्यूज हैं, ब्लड एंड मसल्स। On the basis of the functions they perform, we can think of different types of animal tissue. अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज को हम देखते हैं, such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. मैंने आपको बता दिया, इस पे अभी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। muscular tissue and nervous tissue. Blood is a type of connective tissue and muscle forms muscular tissue. ये अलग अलग है, ठीक है इनका। अब हम पहले टेबल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेबल बनाने के लिए रेडी हो जाओ, एक पेपर ले लेना है आप लोगों ने और उस पर टेबल बना देनी है बड़ी सी। पहले आप लिखेंगे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज़ को 4 में बाइफरकेट करना। एपिथेलियल एक में लिखो, दूसरे में लिखो मस्क्यूलर, ठीक है, फिर लिखो कनेक्टिव और फिर लिखो नर्वस, ठीक है, लिखते जाओ। एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। उसके बाद एपिथेलियल को 5 सब पार्ट्स बना दो एपिथेलियल के, ठीक है। उसमें लिखो स्क्वैमस, स्क्वैमस जिसको स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है वो अभी देख लेना, अभी इसमें आएगा बुक में आपके। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल सेकेंड वाला, थर्ड लिखो कॉलमनार, फोर्थ लिखो सीलिएटेड और फिफ्थ लिखना है ग्रैंडुलर। अब मस्कुलर टिश्यू में आएंगे, स्ट्राइटेड लिखेंगे, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसे 3 तरह में, नर्वस टिश्यू का नहीं होगा कोई सब डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं बताना है नर्वस टिश्यू का। कनेक्टिव को 3 में डिवाइड कर लेना है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक में लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे स्केलेटल और सपोर्टिव टिश्यू और थर्ड में लिखेंगे वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, ब्लड, ठीक है, वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को 4 में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे एरियोलर टिश्यू,
सेकेंड लिखेंगे एडिपोज टिश्यू, थर्ड लिखेंगे लिगामेंट्स और फोर्थ लिखेंगे टेंडन्स। स्केलेटल कनेक्टिव, जो हमने स्केलेटल सपोर्टिव टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, स्केलेटल और सपोर्टिव टिश्यू, उसको फिर दो में डिवाइड कर देंगे, बोन एंड कार्टिलेज। वेस्क्यूलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम फिर से दो में डिवाइड करेंगे, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड तो हम जानते हैं, लिम्फ भी होता है एक तरह का हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। एक बार फिर से देख लेते हैं एनिमल टिश्यूज को। हमने क्या करा, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियल में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। मस्कुलर में स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक। कनेक्टिव को तीन में डिवाइड करना है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल और सपोर्टिव टिश्यू, वेस्क्यूलर और फ्लूइड टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को फिर चार में डिवाइड करना है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। स्केलेटल और सपोर्टिव टिश्यू को दो में, बोन एंड कार्टिलेज। वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू को जो है फिर दो में, ब्लड एंड लिम्फ। अब मैं एक बताती हूँ, अगर तुम इसको अभी तो तुमने ऐसे बनाया, अगर इसे बड़े चार्ट पेपर या बड़ा कहीं पर बना दो तो तुम छोटा छोटा इसमें लिख सकते हो, इनके फंक्शंस या लोकेशन इन द बॉडी, अलग अलग चीज़ें मेंशन वहीं पर कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये एक तरह से चार्ट हो जाएगा, इसमें सारा मैक्सिमम तुम्हारा कंक्लूड हो जाएगा टिश्यूज़ के बारे में। मुझे लगता है तुम्हें ये चार्ट बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो तुम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसी लग रही है। सब कोई क्वेरी होगी तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अब हम एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करते हैं। अगर तुमसे अभी नहीं बन पाया चार्ट तो पीछे जाओ, रिवाइंड करो और फिर से देखो। एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे हम, ठीक है। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली ये टिश्यूज जो होते हैं हमारी सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर करते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, कैविटीज़ हैं जहाँ पर भी, उन सबको यही टिश्यू कवर करता है, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हाँ, अगर ये कवरिंग कर रहा है तो बेसिकली दो ऑर्गन सिस्टम को ये सेपरेट भी करने का काम करता है, बॉडी सिस्टम्स को ये सेपरेट भी करता है ये वाला टिश्यू। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपको पता है क्या होता है, लंग में जो है बहुत माइन्यूट सैक्स होते हैं जहाँ पर कि एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। लंग में जो लंग का स्ट्रक्चर आप अभी नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, रेस्पिरेशन आपका जो एक टॉपिक आता है उसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, एल्वियोलाई, ठीक है। एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स भी हमारे किडनी के अंदर भी ट्यूब्यूल्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, लंग और किडनी, ये हमें तो लंग पूरा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है। एल्वियोलाई जो है मिलियंस में प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में और उनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक उसी तरह से किडनी में भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बने रहते हैं। अब देखो, इसको भी मैं वैसे ही बताऊंगी जैसे मैंने सेल्स जिन्होंने देखा है उनको पता है मैंने सेल ऑर्गेनल को कैसे बताया था, स्ट्रक्चर, अकरेंस एंड फंक्शन। तो उसी तरह से मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू वगैरह भी रैप अप करके बताऊंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, ताकि ये ईजी हो जाए लर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोलाई, किडनी, ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सारी चीज़ें आपके एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स, इसके अंदर टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं। तो इसके सेल्स कैसे होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू को बनाते हैं? दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट लाइक होते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरफेस को कवर करते हैं ना बॉडी के। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस को मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले वाली वीडियो में। व्हाट इज इंटरसेलुलर स्पेस? जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस। जिन्होंने सेल पढ़ा हुआ है उनको पता है इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है ना। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल। में थोड़ा सा सीमेंटिंग मटीरियल भी होता है, हार्ड मटीरियल भी होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एट लीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। और जो भी चीज़ आपकी बॉडी में एंटर करती है या आपकी बॉडी से बाहर आती है, आपकी बॉडी को लीव करती है, वो इस एपिथेलियम की लेयर से क्रॉस होती है। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये बताया गया है इसी कारण से जो है परमिएबिलिटी मतलब कितना उससे पास हो सकता है। जैसे हमने सेलेक्टिवली परमिएबल को डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उससे सेलेक्टिवली परमिएबल यानी सेलेक्टेड चीज़ें जो है वो पास हो सकती हैं। परमिएबिलिटी जो है सेल्स की, इन जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की परमिएबिलिटी होती है अलग अलग एपिथेलिया की,
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने में, जो बॉडी बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चाहे वो बॉडी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रहे हो या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हो रहे हो। क्या बताया गया आपको, एक बार फिर से समझो से, जो परमेबिलिटी बताया गया आपको कि जो परमेबिलिटी होती है मतलब कितना पास होगा, है ना, ये सेल्स जो होती है ना आपकी, देखो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि क्या चीज़ आपके बॉडी से आउट होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, क्या चीज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी के अंदर आएगी, और उसके साथ ही साथ आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स, स्किन में भी होता है एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन ऑर्गन्स में भी तो हमने देखा उनकी कवरिंग में भी होता है। तो ऑर्गन से क्या चीज़ बाहर आएगी, क्या चीज़ अंदर जाएगी, उसका पासेज जो है वो इस पे डिपेंड करता है एपिथेलियल टिश्यू की परमिएबिलिटी पर, उसकी सेल्स की परमिएबिलिटी पर। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियल इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एक एपिथेलियल कोई भी टाइप का हो, 5 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है, मैंने आपको चार्ट बताया था अभी। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, कोई भी टाइप हो, इनका उससे कोई मतलब नहीं है, सारे जितने भी एपिथेलियम होते हैं ये सेपरेटेड रहते हैं अंदर के टिश्यूज से, अंडरलाइंग टिश्यूज जो होते हैं उनसे सेपरेटेड रहते हैं बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इससे एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको सेपरेट करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये सेपरेट रहते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस, ठीक है, हर एक एपिथेलिया का अलग अलग स्ट्रक्चर है और ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, उनका फंक्शन, जो उनका फंक्शन होगा उस अकॉर्डिंगली उसका जो है स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई मैंने बता दिया आपको क्या होता है, बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही टाइनी, बहुत ही माइन्यूट होता है, मिलियंस में प्रेजेंट रहता है हमारे लंग्स में, और यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होती है, रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो गैसियस एक्सचेंज यहीं पर होती है। वेयर ट्रांसपोर्टेशन of substances occurs through a selectively permeable surface, there is simple flat kind of epithelium। यहाँ पे flat epithelium होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है permeable surface के थ्रू, this is called simple स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, यही स्क्वैमस एपिथेलियम है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, ये थिन होते हैं बहुत, एंड फ्लैट। अब आपको इसमें मेंशन देख तो पढ़ते जाओ, इसको मेंशन भी रखना होगा वो कुछ ठीक है, याद रखना होगा आपको इन्हें, आप बार बार देखो वीडियोस को, बार बार देखने से क्या होगा आपको अच्छे से याद होता रहेगा, ठीक है। फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, ये डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। द ईजोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। ईजोफेगस पता है, जो हमारी फूड पाइप होती है उसे हम ईजोफेगस कहते हैं, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो जिस पाइप्स के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंचता है उसे हम कहते हैं ईजोफेगस। एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, और जो माउथ की लाइनिंग है इस सब में कवर्ड रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम, ये उसकी जगह है, डिस्ट्रीब्यूशन है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, आपकी स्किन में भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर। तो स्किन में बेसिकली जो ये बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा लेयर्स में होता है, मतलब बेसिकली तो 1 लेयर्ड होता है ये, लेकिन हमारी स्किन में ज़्यादा लेयर्स इसलिए होती है कि उसको वेयर एंड टेयर से बचाना होता है हमारी स्किन को, ठीक है। Since they are arranged in a pattern of layers, the squamous is called, हाँ ये आपको याद रखना है, एक सिंपल होता है, एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, 2 तरह के होते हैं। सिंपल तो मैंने बताते हैं जो 1 लेयर्ड होते हैं, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो मैनी लेयर्स के होते हैं, जैसे कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। Where absorption and secretion occur, as in the inner lining of the intestine, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन होता है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाता है फिर किसी चीज़ को सेक्रीट किया जाता है, उन जगहों पर जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पर टॉल एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द कॉलुमिनार, इसको इसलिए हम कॉलुमिनार बोलते हैं क्योंकि ये पिलर लाइक होते हैं। एपिथेलियल फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, इनसे मूवमेंट को क्या किया जाता है, ईजी किया जाता है इस वाले टिश्यूज़ के थ्रू। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज सीलिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मतलब जहाँ हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो पूरा जो ऑर्गन्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टुगेदर बोलते हैं। इसमें सीलिया होता है, सीलिया आपको पता है प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब सीलिया से थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सीलिया, अभी आपको शायद पिक्चर में दिखाया जाएगा, विच आर हेयर लाइक, हाँ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियम। मतलब जैसे ये जैसे आपका कॉलुमिनार है ये, इसके ऊपर यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। These cilia
कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, है ना। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड कोलुमिनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम। एक्चुअली है क्या, एक ही उसमें अगर सीलिया आ गया तो सीलिएटेड बन गया, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोलुमिनार में अगर हमने सीलिया जोड़ दिया तो सीलिएटेड हो गया, तो कोलुमिनार ही है वो, लेकिन सीलिएटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स यानी कि वो ट्यूब्स मतलब पाइप्स जैसे ट्यूब्स जिनसे सलाइवरी ग्लैंड्स से सलाइवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ में, तो इसलिए उसे कहते हैं डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इन जगहों पर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड सेल्स भी बन जाते हैं कभी कभी, विच कैन सेक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, ये सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं बेसिकली। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू folds inward and is multicellular gland is formed, this is glandular epithelium। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, आपने जो टेबल बनाई है उसमें आपको कुछ चीज़ मेंशन करनी है, और एपिथेलियल टिश्यू को अभी मैं सिंपल कर देती हूँ। अभी रैप अप करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, अगर कुछ एक्सेस भी हो बता दिया मैंने अगर आपको, तो उसको भी आपको याद रखना है। देखो एपिथेलियल टिश्यू में आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, रैप अप कर रहे हैं मैं एपिथेलियल टिश्यू को। नोटबुक पेन अगर है आपके पास तो फटाफट लिखते जाओ। एपिथेलियल टिश्यू में हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया कि इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना, अदर कैविटीज एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो, ब्लड वेसल्स को भी कभी कहीं कवर करता है। इट सर्व एज आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना, हमारे एनिमल बॉडी में आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है वो कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि दे हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये हमने पढ़ा है अभी है ना, एंड दे आर सीमेंटेड ऑल्सो, सीमेंटेड होते हैं। अगर आपको सब्सटेंस का नाम याद रखना है कि कौन से विस्कस होता है सीमेंटिंग सब्सटेंस उसमें, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, आप याद रख सकते हो उसको, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है, अगर आपको याद होती है तो याद रख लो। ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो सीमेंटिंग सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन्स, वो सब्सटेंस जो बनता है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स से बना हुआ रहता है। उसके बाद हम कुछ फंक्शंस देखते हैं, ये हमने क्या पढ़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का। हम उससे पहले मैंने आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया जो हमारे सरफेस ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होता है बेसिकली। अब फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो किस किस चीज़ से हमें बता सकता है एपिथेलियल टिश्यू, मैकेनिकल इंजरी से बचा देगा, एंट्री ऑफ जर्म्स, ड्राइंग अप, हार्मफुल केमिकल्स, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है ना। इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करता है ये टिश्यू, ये मतलब ये इसकी लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग ऑफ द माउथ बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल, अदर इंटरनल ऑर्गन्स एंड देन प्रोटेक्ट्स देम, इनको प्रोटेक्ट करना इसका वर्क है सबसे बड़ी बात। और ये परमिएबल इन नेचर होता है, जिससे एक्सचेंज जो है, हमने बताया था ना कि रिस्पॉन्सिबल होता है उन एक्सचेंज के लिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो है एपिथेलियल टिश्यू को हमने 5 में डिवाइड किया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। अब स्क्वैमस की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पर है, एल्वियोलाई हमने पढ़ा था, ईजोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, आउटर लेयर ऑफ स्किन, इन सब जगह पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। और कैसा होता है ये, थिन, फ्लैट, इरेगुलर, प्लेट लाइक सेल्स, फ्लैट सेल्स भी बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है आपका, ठीक है। और उसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या मतलब होता है, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ टिश्यू सेल्स वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है वहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है आपका बेसिकली, और ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कंप्राइजेज ऑफ सेल्स दैट आर अरेंज्ड इन लेयर्स, जो लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं, है ना, सिंपल में लेयर नहीं होती, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है उसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है, एंड इट प्रिवेंट्स वेयर एंड टेयर ऑफ स्किन। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। फंक्शंस यही है, मैकेनिकल इंजरी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, सबसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अंडरलाइंग पार्ट्स को, अब स्ट्रेस अंडरलाइंग पार्ट्स में क्या होगा, ये हमारा मेंटल स्ट्रेस नहीं, ये फिजिकल स्ट्रेस की बात हो रही है, जो पार्ट्स है हमारे उसमें स्ट्रेस ना आए, और उसके साथ ही साथ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड मटेरियल्स को भी ये फैसिलिटेट करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आप लिख सकते हो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको आप लोग किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हो, थायराइड ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाटिक डक्ट्स, इन सब जगह पर। उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या, क्यूब लाइक सेल्स हमने पढ़े थे विच आर स्क्वायर शेप्ड होते हैं थोड़े बहुत। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस की तो मैकेनिकल सपोर्ट हमने पढ़ा था, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, इन सब में रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद हम आते हैं कोलुमिनार एपिथेलियम पे। कोलुमिनार एपिथेलियम में हमने क्या पढ़ा था कि लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है फॉर कोलुमिनार एपिथेलियम।
एपिथीलियम। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको याद रखना है कि टॉल होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, इसलिए इनको हम कोलुमिनार एपिथीलियम कहते हैं। फिर फंक्शंस में आप याद रख लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू इंटेस्टिनल लाइनिंग्स इनका मेन फंक्शन होता है। उसके साथ ही साथ प्रोटेक्शन देते हैं अंडरलाइंग टिश्यूज़ को। इसके बाद हम आते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम, जिसको हम सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथीलियम भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही होगा, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में हमने पढ़ा था जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। उसके साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इनका सरफेस होता है इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि लैशिंग मूवमेंट जो होता है सीलिया का वो हेल्प्स टू प्रोपल सब्सटेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उससे जो है सब्सटेंसेस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं सीलिया के मूवमेंट के कारण। फिर हमारा लास्ट टिश्यू हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो है बहुत सारे ग्लैंड्स में, जैसे कि आपका इंटेस्टिनल ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स हो गए, इन सब जगह पर प्रेजेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी, बेसिकली दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ग्लैंड्स डेवलप फ्रॉम दिस एपिथेलियल टिश्यू, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दो तरह के ग्लैंड्स बनते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। इतना बहुत है। फिर फंक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनका क्या फंक्शन होगा, सेक्रीशन का फंक्शन होता है, जैसे कि सब्सटेंसेस लाइक स्वेट, जो स्वेट ग्लैंड्स होता है उनसे सेक्रीट होता है। एंजाइम्स हो गए डाइजेस्टिव ग्लैंड से, हार्मोन्स आप लिख सकते हो जो कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। ऑयल हो गया, ऑयल ग्लैंड से। सलाइवा हो गया, सलाइवरी ग्लैंड से। इस तरह से हम कहते हैं कि इनका ये फंक्शन होता है। और आई थिंक ये रैपअप हो गया, काफ़ी लंबा चला गया ये रैपअप आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ। चलिए काफ़ी बड़ी हो गई ये वीडियो। हम आगे नेक्स्ट जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अस। थैंक यू वेरी मच।